दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो पावर फ्लो होती है उसको एक नाम देना हो तो वो कौन सा होगा? एक्टिव, रिएक्टिव या फिर एपरेंट पावर? कुछ दिन पहले इस चैनल पे पोस्ट की गई इस क्विज में 78% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, यानी एपरेंट पावर। पर 22% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरे ऑप्शन टिक किए थे। तो चलिए आज इसी टॉपिक को क्लैरिफाई कर लेते हैं। दोस्तों इन तीनों पावर्स को हम जिस तरह से समझाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लीक से हटके है और जनरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू होगा। पर अगर ये आपको स्ट्राइक कर गया तो फिर ये टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। तो चलिए जल्दी से जनरेटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों पावर जनरेशन का ये पूरा खेल कंडक्टर कॉइल्स के अराउंड इस घूमते हुए मैग्नेट की वजह से ही होता है। मैग्नेट के एक पोल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को आगे धक्का लगता है तो दूसरे पोल की वजह से पीछे की तरफ, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बेचारे आगे पीछे धक्का मुक्की का शिकार होते रहते हैं और हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। मैग्नेट जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर लगाता है उसको हम वोल्टेज बोल देते हैं। वोल्टेज और करंट की इस जुगलबंदी को ही हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो इसलिए वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर हो रही है वॉट्स में। जी हाँ दोस्तों, पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक अलग अलग वोल्टेज लेवल्स पर इस प्रोडक्ट यानी पावर को ही ट्रांसफर किया जाता है और इसको बोला जाता है टोटल पावर या फिर एपरेंट पावर। अब नेटवर्क में हर तरह का लोड कनेक्ट रहता है, जैसे कि रेजिस्टिव, इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव। इन सब का काम अलग अलग होता है और बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं, और ये सब अपने लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क से ही ड्रॉ करते हैं। घूमता हुआ मैग्नेट फोर्स यानी वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स पर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी अगर इसके साथ साथ रिस्पॉन्ड करते हैं विदाउट एनी डिले तो इसका मतलब होता है कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा रेजिस्टिव लोड के केस में होता है, जैसे कि बल्ब वगैरह। इसको ये भी बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जीरो है। पर बात जब इंडक्टिव लोड की आती है, जैसे कि इंडक्शन मोटर वगैरह, तो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट के फोर्स को यानी वोल्टेज पल्स को तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग घूमता हुआ मैग्नेट कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा सकता है, तो दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट को घुमा भी सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की दौड़म भाग से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिससे क्लोज लूप रोटर पे रोटेटिंग फोर्स लगता है और वो घूमने लग जाता है। पर इन सब चक्करों में वोल्टेज पल्स थोड़ा आगे हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाते हैं। जितने डिग्री से ये पीछे रह जाते हैं उसका कोसाइन कहलाता है पावर फैक्टर। तो अब अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वोल्टेज के साथ कदम ताल करता हुआ केवल आई कॉस फाई ही चलता है। आई साइन फाई मैग्नेटिक फील्ड बनाने में व्यस्त हो जाता है, इसलिए वी आई कॉस फाई को बोला जाता है एक्टिव पावर, क्योंकि मोटर से एक्चुअल रोटेटिंग आउटपुट इतना ही मिलता है। और वी आई साइन फाई को कहते हैं रिएक्टिव पावर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से दोस्तों जनरेटर डिलीवर करता है वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को यानी एपरेंट पावर को। यही पूरे नेटवर्क में सप्लाई होती है। डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पर कनेक्टेड लोड के अकॉर्डिंग इसमें एक कंपोनेंट सप्लाई होता है एक्टिव पावर का, तो दूसरा कंपोनेंट रिएक्टिव पावर भी सप्लाई होता है। पावर नेटवर्क की कैपेसिटी डिजाइन करने के लिए एपरेंट पावर को ही कंसीडर किया जाता है, यानी इसमें यूज होने वाले सभी इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रांसफार्मर, कंडक्टर वगैरह के साइज इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। वैसे आप चाहे तो अपनी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट को यूटिलिटी कंपनी के पावर नेटवर्क से ड्रॉ करने के बजाय मोटर के पैरेलल में एक शंट कैपेसिटर लगा के भी सप्लाई करवा सकते हैं। कैपेसिटर पहले तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर लेता है, और फिर जब इंडक्टिव लोड के कारण इलेक्ट्रॉन्स लैग करने लगते हैं तो अपने अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता रहता है, जिससे वोल्टेज और करंट के बीच का डिले यानी एंगल घट जाता है और पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको रिएक्टिव पावर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिर इसको यूटिलिटी कंपनी के पावर नेटवर्क से क्यों खरीदना? आप कैपेसिटर्स लगा लीजिए और अपनी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। कंपनी से केवल एक्टिव पावर ही खरीदिए, ये सस्ता पड़ता है, और इससे कंपनी को भी अपना नेटवर्क अननेसेसरी बड़ा नहीं बनाना पड़ता है, या यूं कहें कि कंपनी अपने नेटवर्क का ऑप्टिमम यूज कर पाती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।